Afternoon, students. So we are going to start our next topic of this chapter, and the topic is success or achievements of planning. Okay, so let's start. Yes. So जैसे कि आपको पता है, अभी हमने जो ये चैप्टर में डिस्कस किया था, तो हमने इस चैप्टर में हमने इसकी फीचर्स पढ़ी थी, हमने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पढ़ी थी। शायद आपको याद होगा। जो शॉर्ट पीरियड गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे 5 ईयर प्लान्स के, और जो लॉन्ग पीरियड गोल्स थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने और नेक्स्ट जो है हमने जो स्टडी करना है, और उसके साथ साथ हमने फीचर्स जो हैं हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी की जो फीचर्स थी वो भी हमने स्टडी की थी। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने प्लानिंग की 5 ईयर प्लान्स के, तो हम क्या-क्या, हम कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना सक्सेस हुए हैं, हमने क्या-क्या अचीव किया है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो फर्स्ट हमारी जो सक्सेस या अचीवमेंट थी, दैट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एक्चुअली ये वैसे आप सबको पता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम जिस इकोनॉमी की इंक्रीज होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो किसको दिखाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करेगा। ठीक है, ये आप सबको पता है। जैसे ही एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम अगर इंक्रीज होती है तो वो किसको दिखाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो अब इस चीज को बताने के लिए कि नेशनल इनकम जैसे इंक्रीज हो रही में इंक्रीजिंग हुआ है, तो इसके लिए आपको सबसे से पहले क्या जरूरत है, आपको यहाँ पर डाटा रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। डाटा प्रेजेंट करोगे तो ही आप बता पाओगे कि आपकी नेशनल इनकम जो है वो कैसे इंक्रीज हुई। ओके, उसके बिना जो है आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये जो है, ये हमारा टॉपिक जो है, इसको हम डाटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पिक्चर है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एट 2011-12 प्राइजेस इन परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट प्लान से 12th प्लान तक के आपके पास जो नेशनल इनकम में जितनी इंक्रीजिंग हुई है वो सब आप यहाँ पर देख रहे हो अभी इस टाइम पर। ओके, और आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट, अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें या हम बात करें ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग, प्लानिंग से पहले की अगर हम बात करें, तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम। सिर्फ वो कितनी बढ़ती थी, प्रायर टू प्लानिंग से की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी जितना भी, मतलब जो हमारी इंडिया की क्या जो रेट था नेशनल इनकम के इंक्रीज होने का, वो केवल कितना था, 0.5%। अब ये देखिए कि 0.5% कितना होता है, तो ये 0.5% पर एनम था। और हमें ये भी पता है, जैसे आपने पीछे पढ़ चुके हो चैप्टर में, कि प्रायर प्लानिंग हम लोग क्या करते थे, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी थी, इट्स अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। ये एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा था, ये एक ही जगह पर रुकी पड़ी थी। ओके, तो बट जैसे ही हमने प्लानिंग स्टार्ट की, तो क्या हुआ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग फर्स्ट प्लान वॉज 4.6%। आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट प्लान के अंदर ही ये कितने पैसे बढ़ गई, 4.6% पर एनम से ये इंक्रीज हो गई। और जबकि हमारा जो टारगेट था, ठीक है, टारगेट कितना था उस टाइम पर हमारा, जो हमने रखा था 2.1%। 2.1% हमने जो है टारगेट रखा था, लेकिन हमारे जो है लेकिन हमारी जो ग्रोथ हुई वो कितनी हो गई, 4.6% पर एनम। तो ये काफी मतलब, और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आगे क्या हुआ। देखो, कहीं डिक्रीज भी हो रही है, फिर आगे इंक्रीज हो गई फिर से जाके। तो ये तो इकोनॉमी में चलता रहता है। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि आपके कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ रेट बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, तो ये चलता है। लेकिन आप देख रहे हो एंड में जाके आपका जो ग्रोथ रेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और 12th 5 ईयर प्लान के अंदर ये 6.6
6.8% रहा। तो इस तरीके से, और अगर हम यहाँ पर मतलब आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि सेकंड से 10th प्लान के बीच में, ये आपका जो सेकंड प्लान से लेके अगर हम 10th प्लान की बात करें, सेकंड से 10th प्लान में, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट था, द टारगेट वाज टू रेज नेशनल इनकम बाय 5% पर एनम, इट वाज अचीव्ड बिटवीन 5th एंड 10th प्लान। हम इस टारगेट को 5th और 10th प्लान के अंदर ही अचीव कर पाए, 5th टू 10th प्लान के अंदर ही हमने अचीव कर पाया। हालांकि हमारा टारगेट था, ये हम सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही करा था कि हमारा एटलीस्ट जो है 5% पर एनम हमारी नेशनल इनकम होनी चाहिए, लेकिन वो सेकेंड में भी नहीं हुई, थर्ड में भी नहीं हुई, फोर्थ में भी नहीं हुई, के 5 ईयर प्लान के अंदर के बीच में इस पीरियड में टारगेट हमने अचीव किया। सो नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर वो देखें कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वो 7.5% देखते हैं यहाँ पर 11th प्लान के अंदर ये 7.5% था। और अगर हमने, लेकिन जो अगर हम टारगेट की बात रखें तो हमारा टारगेट कितना था उस टाइम पर, वो हमारा टारगेट था 9%, यानी ये टारगेट से कम रहा। ओके, एंड देन अगर हम 12th 5 ईयर प्लान की के टाइम की बात करें तो उस टाइम पर जो नेशनल इनकम जो थी वो हमारी कितनी देख रहे हैं आप, कितनी हुई 12th 5 ईयर प्लान में 6.8% पर एनम। ओके, और लेकिन हमने टारगेट कितना रखा था यहाँ पर 8 का, तो हमारा कितना टारगेट रखा, हमने 8 का टारगेट रखा था, लेकिन हमने अचीव कितना किया, 6.8%। तो ये हमारा क्लियर करता है कि ये जितना भी हम इसमें देखें तो ये क्लियर करता है हमें कि जब प्लानिंग से पहले हम लोगों की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, वहाँ कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, सिर्फ 0.5% के रेट से वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने प्लानिंग करनी शुरू की तो प्लानिंग करने के उस पीरियड के दौरान, प्लानिंग के टाइम में हमारी जो ग्रोथ रेट है, नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होती चली गई, उसका रेट इंक्रीज होता चला गया। तो इट मीन्स कि आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि ये एक हमारी जो अचीवमेंट थी इस प्लानिंग की, जिसके अंदर हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई, और नेशनल इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी बढ़ी। क्लियर। नेक्स्ट, जो सेकंड जो था, सेकंड हमारा क्या था, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो सेकंड जो हमने अचीवमेंट थी हमारी इस प्लानिंग में, वो थी पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजिंग। अब व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, क्या होती है पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम क्या होगी, जो एक पर्सन की हम जब इनकम निकालते हैं, यानी हम कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। मान लो फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर क्या है, 100 क्या है, 100 की पॉपुलेशन है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर 100 की पॉपुलेशन है, और वो क्या कर रही है, और सारे के सारे मिलकर टोटल इनकम जो है वो कितने की हो रही है, 1 लाख की इनकम हो रही है। ओके, टोटल 1 लाख की इनकम है, तो 1 लाख की इनकम को अब पर कैपिटा इनकम अगर हमें निकालनी है तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई, 1 लाख, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 100। तो क्या हो जाएगा, जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड करेंगे हमारी जो पॉपुलेशन है, यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 100। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करके आपके पास कितना आ गया, ये यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो इसमें इसकी क्या हुआ कि पर कैपिटा इनकम जो है 1000, ये एक पर्सन जो है वो क्या करा रहा है, क्या कर रहा है, 1000 जो है वो कमा रहा है। ठीक है, सो ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। टाइम के साथ साथ हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम भी हमारी काफी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग, रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैज ओनली बीन नोशनल। सिर्फ मतलब ये काल्पनिक ही होता था कि हाँ भाई हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगी, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वो स्लो। स्टार्टिंग में तो जो था ग्रोथ जो थी वो काफी स्लो रही, जस्ट ये 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर केवल ये 2.7% रही है, बट इट पिक सब्सिक्वेंटली।
अब आप देखें कि 11th 5 ईयर प्लान का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 11th प्लान में हमने जो ग्रोथ रेट की बात करें तो वो कितनी थी 6% पर एनम, और 12th प्लान एस्टिमेट अ ग्रोथ रेट ऑफ 5%। आप पिक्चर्स में भी देख रहे हो, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो ये सिर्फ कितनी थी 2.7%, जो बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन 12th 5 ईयर प्लान तक आते आते ये कितनी हो गई 5.5% पर एनम। सो इन 2017-18 एंड 2018-19 जो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजिंग रेट था वो कितना हुआ 5.7% एंड 5.6% पर एनम। तो ये यहाँ पर अगर हम इन डेटा से हमें साफ क्लियर होता है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है प्लानिंग के अंडर, जब हमने ये प्लानिंग की तो उन प्लानिंग में हमारी पर कैपिटा इनकम जो है उसमें काफी इंक्रीजिंग हुई। सो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो है इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एज इम्प्लाइज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, तो हाँ, लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये जो हमारे पास है ये एक एवरेज राइज होता है, मतलब यहाँ पर आप जो है ना, मतलब यहाँ पर ये एक दिस डजंट शो एनी प्रॉमिस ऑफ द राइज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ईच। हर किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है यहाँ पर बढ़ती है, मतलब इस चीज का ये प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि इकोनॉमी के अंदर हर एक व्यक्ति की, जो हर एक व्यक्ति है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि ये एवरेज है एंड दिस डजंट अकाउंट ऑफ द फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि एवरेज एवरेज होता है, वो जस्ट एक बता दिया जाता है, उसमें आप हर एक पर्सन की उतनी ही हो ये जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट तो इट मीन्स कि आपने दूसरी जो आपको अचीवमेंट हुई, दूसरी जो सक्सेस थी प्लानिंग की वो क्या थी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। एंड थर्ड वन इज राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपने पीछे की फीचर्स में पढ़ा था कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको भी ये देखा गया है कि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है हमारा टूल होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, जितना ज्यादा हम लोग सेविंग करेंगे और उससे फिर आगे इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान there has been considerably increase in the rate of saving and investment। ओके, रेट सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो है काफी इंक्रीजिंग हुई है इन 5 ईयर प्लान्स के दौरान। अगर हम बात करें 1950-51 में, सॉरी, इन 1950-51 में रेट ऑफ सेविंग वाज 9.5% ऑफ द नेशनल इनकम। ये तो इन्वेस्टमेंट का पिक्चर है। अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग का कितना था हमारा 1950-51 में 9.5%। ओके, ये हमारा 9.5% था। ओके, सो इट इंक्रीज, और ये लेकिन ये 11th 5 ईयर प्लान तक के एंड तक आते आते ये कितने से इंक्रीज हो गया 31.3% से ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो सिर्फ 9.5% था, लेकिन 11th 5 ईयर प्लान के एंड तक यानी 2011-12 तक आते आते कितना एस्टिमेट किया गया, ये 30.3%। ओके, और 1780 में 1780 ये कितना था 30.5%। ओके, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज तो होता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जिससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, तो ये चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से लाइकवाइज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज राइजन फ्रॉम, आप देख रहे हो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1950-51 में ये 9.3%। ओके, एंड लेकिन 2017-18 में आते थे ये कितने से बढ़ गया 32.3% से इंक्रीज हो गया। यानी कि आप ये कहें कि जितनी आपकी इनकम थी, जितनी नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम का ऊपर तो क्या कह रहे हैं 31.3% सेविंग की जाती थी। अब जब सेविंग कर ली जाती थी तो इंसान क्या करता है, उस सेविंग को बैंक में जमा करा देता है, बैंक फिर आगे किसी बिजनेसमैन को दे देता है उसी सेविंग को उस पे लैंड पे, और फिर उसके बाद वो जो बिजनेस मैन है वो आगे क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, उन उस पैसे का यूज करेगा
और आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। ओके, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 32.3% हो गई। इट मीन्स की जितनी इनकम है, टोटल नेशनल इनकम है, उसका 32.3% इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन्वेस्ट किया जाता है तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होगी, जब इन्वेस्टमेंट होगी प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों बढ़ेंगे उससे। ओके, तो नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं इधर जो हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस, एग्रीकल्चर के अंदर कैसे चेंजेस आए। अब आप पहले जो है, जब आपने पिछला चैप्टर पढ़ा उसके अंदर आपने देखा कि एग्रीकल्चर के अंदर 72%, नियर अबाउट 72% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, लेकिन नेशनल इनकम में या जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन केवल 50% ही हुआ करता था। तो क्यों था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसकी हालत बहुत खस्ता थी, वहाँ पर कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया जाता था, मॉडर्न टेक्निक यूज नहीं होती थी। अच्छा, आपने देखा, हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जमींदारी सिस्टम देखा कि वो वहाँ पर चल रहा था, जमींदारी सिस्टम भी चल रहा था। ठीक है, बहुत से ऐसे रीजन की वजह से एग्रीकल्चर जो है डेवलप नहीं हो रही थी। तो प्लानिंग के अंदर जो है मेन एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस किया गया, एग्रीकल्चर में भी काफी चेंजेस लाए गए। सो 5 year plans हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 ways। तो पहला, हाँ जी, दो तरीके से उसमें मतलब कि कंट्रीब्यूशन किया गया दो जगह पर, एक तो थ्रू लैंड रिफॉर्म, एक तो भूमि में सुधार करके, और दूसरा थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके। अगर हम लैंड रिफॉर्म की बात करें तो लैंड रिफॉर्म में पहला जो किया था उन्होंने, वो क्या था, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन स्टेट एंड द टीलर ऑफ द सोइल। पहला, जैसे आप पीछे कि उन्होंने स्टेट और जो सोइल टीलर्स थे उनके बीच में जो ये इंटरमीडिएटर होते थे, जमींदार होते थे, उनको अबॉलिश कर दिया गया, वहां से उन्हें बीच में से हटा दिया गया। अब डायरेक्ट जो है क्या होता था, टीलर थे उन्हीं को ही लैंड दे दी गई, उन्हीं को ओनर बना दिया गया, और उसके बाद अब वो डायरेक्ट जो थे, जो रेंट होता था वो स्टेट को देते थे। ओके, सेकंड क्या किया, मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडरेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट। क्या हुआ सेकंड, कि रेंट को रेगुलर कर दिया गया। अब ये नहीं था कि जब मर्जी चाहे जितना चाहे उतना रेंट ले लिया, कभी कम कभी ज्यादा, तो ऐसा नहीं था। अब क्या किया, लैंड को के ऊपर से जो रेंट है वो फिक्स कर दिया गया। एंड थर्ड, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब लैंड होल्डिंग जो थी उस पर सीलिंग की गई और लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी सबको जो है ना इक्वल इक्वल जो लैंड थी वो डिवाइड की गई सभी को। उसके बाद फोर्थ और क्या किया उन्होंने, ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। आपने जैसे पीछे पढ़ा था ना स्कैटर होल्डिंग, यानी कि जो वहां पर फार्मर्स होते थे उनके पास जमीन होती थी, लेकिन वो जमीन कैसे होती थी, आपका एक छोटा सा टुकड़ा एक जगह पर है, जैसे मान लो एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर है उसका, ठीक है, एक छोटा टुकड़ा किसी फार्मर ए का यहाँ पर है। अब जो बी फार्मर है उसका एक टुकड़ा यहाँ पर है, ठीक है, ये तो ए का हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये बी का हो गया, और ये फिर ए का यहाँ पर एक और है। तो अब क्या कर दिया गया, कैसे किया गया, अब ये देखिए, अब ये छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर हैं, ए का एक यहाँ पर है, तो इनके ऊपर कैसे वो नहीं, कोई टेक्नोलॉजी कैसे इसको मॉडर्न करेगा, कैसे इसके ऊपर टेक्नोलॉजी यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, जैसे बी था उसको ये कहा गया कि तुम यहाँ पर क्या कर लो, अपने यहाँ पर फार्मिंग कर लो, और जो ये था ये वाला जो टुकड़ा है ये किसको दे दिया गया, ए को। अब ए के पास इतना बड़ा जो है, मान लो जो भी बैलेंस जो भी कुछ है वो सारा एडजस्टमेंट करके बी को ये वाली जमीन दे दी जाती है, और ए को यहीं पर ही एक साथ बड़ा जो है ये लैंड का टुकड़ा मिल जाता है। तो अब वो इस बड़े लैंड के टुकड़े के ऊपर क्या कर सकता है, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन जो है कर पाता। तो ये क्या किया गया, इस तरीके से
कंसोलिडेट किया गया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट, ये तो हुआ आपके पास लैंड रिफॉर्म जो किया गया। सेकेंड मैंने बताया क्या क्या, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया गया। सो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, लेड टू रिवोल्यूशनरी राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। सो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वाज द हॉलमार्क ऑफ दिस चेंज। अब जब ये टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की गई, उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर जो आउटपुट था और प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, जिससे कि वो फूड ग्रेन के अंदर जो है ना सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। यानी अब उनको ना फूड के लिए किसी बाहर से फॉरेन पे कहीं पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। वो इतना फूड की प्रोडक्शन कर पाते थे कि वो अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट थे, अपनी नीड्स को, अपनी कंट्री के सभी लोगों की नीड्स को फूड की वो। ओके, सो नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पर ये देखिए, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब जैसे आपने पीछे देखा कि जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के अंदर गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने हमारी यहाँ की जो बेसिक इंडस्ट्री थी, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री थी, उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो जब प्लानिंग की गई तो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काफी काम किया गया, उनके ऊपर प्लानिंग की गई और उनकी भी ग्रोथ के लिए काफी कुछ फोकस किया गया। सो 5 year plans gave a big push to the basic and capital goods इंडस्ट्रीज, लाइक जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर। तो इन्होंने मतलब कि एक बड़ा बिग पुश की जरूरत थी बेसिक या कैपिटल इंडस्ट्री के लिए, जो इन 5 year प्लान्स के अंदर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ भी अगर हम डाटा का यूज करें तो डाटा से हम लोग अच्छे इजिली समझ पाते हैं। जैसे ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। कितना हो गया, जब प्लानिंग पीरियड के दौरान अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट थी वो नियर अबाउट 7% से बढ़ी। और 11 प्लान के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट थी वो कितनी हो गई, 7.2%। ओके, 7.2% जो है ये हमारी ये ग्रोथ हो गई। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज थी उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसके में मतलब जो चेंजेस थे वो काफी ज्यादा लाए गए। लेकिन अब बात करें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, तो कंपैरेटिवली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो थी ना उसके अंदर काफी हम लोग इम्प्रूव हुए। हालांकि हम सफिशिएंट जो है का लेवल जो था हमने अचीव कर लिया था कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री के अंदर, कंपैरेटिवली किसके, कैपिटल गुड इंडस्ट्री के। सो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री हैव सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। और इसीलिए यहाँ पर क्या थी, अब हम बाहर के कंट्रीज के अंदर भी जो हमारी कंज्यूमर गुड्स थी उनको हम अब एक्सपोर्ट करने लगे। सो इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, ये एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस टाइम पर हमने देखा, चाहे वो रेलवेज था, चाहे वो रोड था ट्रांसपोर्ट, या सी पोर्ट की बात करें, किसी भी ट्रांसपोर्ट की बात करें, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ब्रिटिशों ने सिर्फ उतना ही उनको डेवलप किया जिससे कि वो अपने फायदे के लिए यूज कर सके। और उन्होंने उनको इतना ज्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं की कि इंडियन इकोनॉमी को उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा हो सके, मतलब वो उसका फायदा उठा सके, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन 5 year जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और 5 year प्लान्स बने, तो हमने इस अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी कुछ इस पे फोकस किया। सो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, तो ये हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के की एलिमेंट हैं। So during planning, economic infrastructure has recorded a significant growth. यहाँ पर हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडियन रेलवेज has become one of the world's largest railway network.
तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमने कितना ज्यादा इम्प्रूव किया कि जो इंडियन रेलवेज है वो क्या हो गया, अब वो क्या बन चुका है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है। इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो है पहले कितनी थी, 2300 मेगावाट थी 1950-51 में, वो अब इंक्रीज होकर 31 मार्च 2019 में 3,56,818 मेगावाट हो चुकी है। नेक्स्ट जो है अब इसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी की बात करें, तो आईटी सेक्टर के अंदर भी काफी रेवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है। इंडिया ने काफी इसमें भी किया है एंड ये जो है नाउ रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर हैज अर्नड इंडिया द डिस्टिंक्शन ऑफ द ग्लोबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है काफी हम लोगों ने प्लानिंग के दौरान हम इसमें काफी सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने यहाँ पर पाई है। तो नेक्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे हेल्थ आ गई, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के की एलिमेंट्स हैं। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन ये किस में आते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, so these have recorded a significant rise over time and it is owing to expansion of the health facilities। जैसे जो डेथ रेट की अगर हम बात करें तो डेथ रेट जो है has came down to 6.3 per thousand। ओके, इन 2017 में कितने पे आ गई है, 6.3 और ये 1951 में कितनी थी, ये 27 पर थाउजेंड थी। ये देखिए 27 थी, 27 से अब सिर्फ कितनी रह गई है, 6.3, यानी कि डेथ रेट जो है वो काफी कम हुई है। तो इसका मतलब आपको समझ रहे हो कि यानी हेल्थ फैसिलिटीज जो है काफी इम्प्रूव हुई है, तभी डेथ रेट जो है वो काफी डाउन चली गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो पहले एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1951 में कितनी थी, वो सिर्फ 32 ईयर्स थी। यानी अगर हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो उस टाइम पर ज्यादातर लोग जो है 32 या 33 34 ऐसे ही वो जीते थे, उसके बाद वो किसी कारणवश से उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब ये एवरेज बढ़ चुका है, अब ये जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 2018 में वो 69 पॉइंट कितनी 69.4, यानी आप एक तरीके से कहें 70 की कह सकते हो, 70 इयर्स जो है अब लोग जो है वो जी लेते हैं 70 इयर्स तक। ठीक है, ये एवरेज है। तो आप देखिए कितनी इंप्रूवमेंट है, पहले सिर्फ 32 थी और अब 69.4 है। सो यहाँ से आपको साफ दे, और साथ ही साथ अगर हम एजुकेशनल फैसिलिटी की बात करें, सो द नंबर ऑफ द स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैज इंक्रीज 3-4। अब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो अब 3 गुना पहले से बढ़ चुके हैं। और अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज 5-fold सिंस 1951 से कॉलेज में स्टूडेंट्स के जाने की जो है वो नंबर है वो 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। अब ये बहुत मेन, ये किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो एम्प्लॉयमेंट जो है ना बड़ा एक मेन, सब बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, एलिमेंट होता है हमारा। So serious effort have been made during plan to increase employment opportunities. In different 5-year plans, government has launched several employment generation schemes. काफी सारी schemes चलाई हैं गवर्नमेंट ने इस employment को बढ़ाने के लिए। और ड्यूरिंग द 11th प्लान अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम डाउन फ्रॉम, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो ये कह रहा है कि पहले जो था ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 8.3 था, 8.3%। ओके, 8.3% इन 2004-5 टू 5.6%। ये 2004-5 में कितना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 8.3%, जो कि 2011-12 में कम होकर कितना रह गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 5.6%।
तो आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी कम हो रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। सो इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2009। 12th 5 year प्लान में गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड अ टारगेट, गवर्नमेंट टारगेट फिक्स किया है किस चीज का, टू क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, यस, लास्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। सो लास्ट जो हमारे पास सक्सेस है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड का भी आपको सबको पता है, ब्रिटिशों ने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बिल्कुल खत्म कर दिया था। हम सिर्फ क्या बन गए थे, हम आपको पता है कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, ऐसी पॉलिसी चलाई जिससे कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल के हम एक्सपोर्टर बने हुए थे और फिनिश गुड्स के हम लोग इंपोर्टर बने हुए थे। सो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तो हमने 5 ईयर प्लान जब चलाए तो उस प्लानिंग के दौरान हमने अपने इंटरनेशनल ट्रेड को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी जो है काफ़ी काम किया। सो ड्यूरिंग प्लान द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैव इंक्रीज सब्सिस्टेंशियली। और अगर हम इसको भी क्या देखिए डाटा से हम इसको एक्सप्लेन करें, 1948-49 में जो फॉरेन ट्रेड की वैल्यू देखें, ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड जो थी वो कितनी थी, रुपीज 792 करोड़ थी सिर्फ। और ये 2018-19 के अंदर अब आकर कितनी हो गई है, 59 लाख 2036। ये इतने करोड़ से ये अब क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है 2018-19 में। तो यहाँ से देखो, इसी डेटा से आप लोग बिल्कुल क्लियर कर सकते हो कि हमने अपने फॉरेन ट्रेड की वैल्यू को कितना ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। साथ ही साथ अगर हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपोजिशन है वो भी काफ़ी चेंज आया है। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है सिग्निफिकेंटली चेंज, उसमें भी काफ़ी चेंज किया है। पहले क्या था कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे और फिनिश गुड्स के importer थे। Now, prior to planning, we are largely exporting primary product and importing finished goods. Now the pattern is gradually revising. अब इसको काफी change कर दिया गया है. So the change in compositions is significantly marked in the area of export. So we are now exporting engineer goods. We are now exporting engineering goods, and this is the sign of India's emerging as an industrial nation. So students, आपको हमने यहाँ पर अभी जो है 5 हमने अचीवमेंट्स पढ़ी हैं 5 ईयर प्लान्स की, कि हमने उसमें जो जो किया है हमने पढ़ा, इनके कौन कौन सी वो हमने प्लान सक्सेस करी है, अचीवमेंट्स करी। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, institutional and technical changes in agriculture, growth and diversification of industry, economic infrastructure, social infrastructure, employment and international trade. ओके, सो ये हमारी 9 हमने अचीवमेंट्स आप डिस्कस की हैं। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गई अब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।